हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नाइक पेज इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 45 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 44 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेंसस। पिछली क्लास में जो है हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो है विकास के अवस्था के आधार पर देखा जाए तो विकास की अवस्था के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था 3 भागों में बांटा गया है। पहला अल्प विकसित, जिसे हम लोग अंडरटेकिंग कहते हैं, और दूसरा अगर हम बात करते हैं विकासशील, जिसे हम लोग डेवलपिंग, तीसरा हम बात करते हैं तो जिसे हम लोग डेवलप्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। इसमें जो होता है प्राथमिक क्षेत्र का जो होता है योगदान ज़्यादा होता है। इसमें गरीबी ज़्यादा मात्रा में तथा भूखमरी की समस्या अधिक होती है। इसमें रोजगार की कमी तथा बेरोजगार जो होता है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो होता है अधोसंरचना जो होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय जो होता है कम होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अफ्रीका कंटिनेंट जो है एक तरह का अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकासशील यानी डेवलपिंग अर्थव्यवस्था की। तो इसमें जो होता है उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें जो होता है गरीबी ज़्यादा होता है, लेकिन जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से कम होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी भी जो होता है यहाँ पर, लेकिन जो होता है अल्प विकसित से थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोजगार की, यहाँ पर भी कमी पाई जाती है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ भी कमी होती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है कम होता है, लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से जो है थोड़ा अधिक होता है, और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंडिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकसित की। विकसित अर्थव्यवस्था में बात करते हैं तो इसमें जो होता है सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। इसमें थोड़ा मात्रा में जो है गरीबी पाया जाता है तथा बेरोजगारी की समस्या यहाँ भी होता है, और रोजगार यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तथा उत्तम कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय भी जो होता है यहाँ पर अधिक होता है। यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूएसए, चीन, जर्मनी तथा जापान जो है विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जनगणना के बारे में। तो किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या का सरकारी आंकड़ा ही क्या कहलाता है? जनगणना, जिसे हम लोग सेंसस कहते हैं। बात करते हैं इतिहास में इसका वर्णन जो है कहाँ कहाँ किया गया है। तो इतिहास में जो है जनगणना का वर्णन जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मुगल काल के आईन अकबरी में तथा ब्रिटिशर्स के समय जो है सर्वप्रथम 1872 में मेयो के द्वारा किया गया था, जो कि अनियमित जनगणना था। बात करते हैं नियमित जनगणना की, तो रिपन के समय 1881 में किया गया था। बात करते हैं 2011 की जनगणना की, तो यह जो है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है तथा देश की जो है 15वें नंबर की जनगणना है, जिसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2010 को किया गया था, और यह जो है जनगणना आयुक्त एवं महापंजीयक के द्वारा किया गया था। बात करते हैं 2011 की जनगणना के बारे में, तो इसमें जो होता है 2 चरण था, पहला फेज और दूसरा फेज। पहला फेज में बात करते हैं तो इसमें जो है मकान सूचीकरण एवं गणना किया गया था, और दूसरे फेज में जो है जनसंख्या का गणना किया गया था। पहला फेज की बात करते हैं तो यह जो है अप्रैल से सितंबर 2010 तक चला था, और वहीं दूसरा फेज जो है 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2011 तक चला था। पहले फेज में कॉलम की संख्या की बात करते हैं तो 35 था, तथा सेकेंड फेज में प्रश्नों की संख्या जो था 29 था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे पहला है विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ किया गया था। तो विश्व में प्रथम जनगणना जो है स्वीडन में 1749 में किया गया था। दशकीय जनगणना की शुरुआत की बात करते हैं तो दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है अमेरिका में 1790 में किया गया था। जनगणना अधिनियम की बात करते हैं कि यह कब आया था। तो जनगणना अधिनियम यानी सेंसस एक्ट जो है 1948 में। महाविभाजक वर्ष जो है किसे कहा जाता है, तो जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2011 की जनगणना में नारा क्या था। तो 2011 की जनगणना के समय नारा जो था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। इसके आयुक्त की बात करते हैं तो जनगणना आयुक्त उस समय जो थे सी चंद्रमौली थे, और उस समय जनसंख्या की बात करते हैं तो 121.08 करोड़ था, जो कि विश्व की जनसंख्या का केवल जो है 17.5% था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस समय का शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का, तो प्लगनक सिचिका थी। लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है सबसे पहला स्थान केरल का आता है, जहाँ का लिंगानुपात जो है 1084 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की, तो न्यूनतम लिंगानुपात जो है दमन और दीव में पाया जाता है, जहाँ का अगर बात करते हैं लिंगानुपात कितना है तो 618 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है 11,320 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है मात्र 17 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की, तो आगे बोला गया है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है केरल है, जिसमें जो साक्षरता का प्रतिशत जो है 94% है। दूसरा
हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है बिहार है। जहाँ का बात करते हैं तो साक्षरता रेट जो है 61.8% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष जन साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित की। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य में बात करते हैं तो केरल है, जहाँ का जनसंख्या साक्षर बोले तो 96.1% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो न्यूनतम साक्षरता पुरुष वाला जो है राज्य जो है बिहार है, जहाँ पर परसेंट की बात करते हैं तो 71.2% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है केरल है, जहाँ पर जो है 92.1% महिला जो है साक्षर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है, जहाँ का साक्षरता रेट जो है 51.5% है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है दादर नागर हवेली आता है, जो कि 55.9% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो नागालैंड है, जहाँ का दशकीय वृद्धि जो है माइनस में 0.6% है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का बात करते हैं लिंगानुपात की तो 972 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है, जहाँ पर शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 834 है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।